का शुक्रिया करूंगा नेहा जी का जो मेरे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए मौजूद रहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और विषय की। जी हां, जम्मू कश्मीर में मचे चुनावी घमासान की। जम्मू कश्मीर में चुनावी घमासान के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु के प्रति सहानुभूति वाला बयान देकर बीजेपी को एक मौका दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है। दरअसल जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया। उमर अब्दुल्ला बोले कि अफजल गुरु को फांसी देने में कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, अगर वो होते तो इसे कभी मंजूर नहीं देते। अब इस बयान पर भाजपा ने करारा हमला बोला है और कहा है कि अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी, वो देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। अब सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला वोट के लिए पाकिस्तान के हमदर्दों पर बयान देते हैं? पहले आप उमर का बयान सुनिए, फिर आपको जो हमने सर्वे किया वो सर्वे दिखाएंगे और जनता उमर अब्दुल्ला के बयान को किस तरह लेती है वो भी दिखाएंगे। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. के खिलाफ इस प्रकार का अगर बलडोजर चलता है जो आतंक को बढ़ावा देते हैं, अगर इनके खिलाफ बलडोजर चलता है तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये चलने भी चाहिए और उन लोगों से पूछिए जो आतंक फैला करके ये और कौन लोग हैं वो, आप उनकी सपोर्ट क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों को उमर अब्दुल्ला को जानना होगा। कि उमर अब्दुल्ला जी का बयान इतना आपत्तिजनक है, भारत विरोधी है, जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब बताइए, अफजल गुरु और याकूब घोर आतंकवादी जो देश की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था, वैसे आतंकवादियों के फेवर में बोलना, यह देश विरोधी बयान है उनका। और यह कांग्रेस वैसे देश विरोधी बयानों के साथ है। यानी कि आज उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। दोनों, कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला, दोनों भारत के आतंकवादियों के सपोर्ट में बोल रहे हैं। इसको देश और कश्मीर नहीं बर्दाश्त करेगा। अफजल गुरु को कानून के रास्ते से फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, रिव्यू किया गया, क्योंकि वो देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए, क्योंकि वो देश को तोड़ने वाले षड्यंत्र के पीछे पाए गए। आज उनको कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए कि उनको फांसी देना गलत था, तो पहले आवाज खामोश थी क्या? क्या चाहते उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। इसी मसले पर हमने जनता के बीच जाके सर्वे किया, कुछ सवाल पूछे जो लोगों के जहन में तैर रहे थे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि आतंकी अफजल गुरु की फांसी मंजूर नहीं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है? 23% लोगों ने कहा कि आतंकियों से सहानुभूति है, 17% लोगों ने कहा सियासी फायदे के लिए बयान देने की कोशिश की गई, 57% लोगों ने कहा यह देश विरोधी बयान है, क्योंकि जैसे आपने तमाम सारे बयान भी सुने, ये कहा गया कि कोर्ट ने ये फैसला लिया था फांसी देने का, इसमें राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं का कोई जिक्र नहीं था, इसमें बहुत दखल नहीं था। तो ये अगर बयान दिया गया है तो ये देश विरोधी बयान है। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल गुरु के प्रति सहानुभूति वाले बयान के बाद क्या कांग्रेस को गठबंधन तोड़ देना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? 64% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को फंसा दिया है, कांग्रेस फंस सकती है। ये बात कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे देश की भी है। 64% लोगों ने कहा हाँ, तोड़ देना चाहिए गठबंधन।
20% लोगों ने कहा गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सुमित साहब, ये तो होना ही था, इस तरह के बयान आने ही थे, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए कश्मीर एक अलग मुद्दे के तौर पर है, अलग तस्वीर के तौर पर है, अलग कैनवस के तौर पर है, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए पूरा देश एक अलग मुद्दे, अलग कैनवस के तौर पर है। तो ये अगर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बयान आया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनका एजेंडा ही कुछ इस तरीके से। लेकिन क्या इसमें कांग्रेस उलझ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे यह सवाल पूछ सकती है कांग्रेस से कि आप इस बयान के साथ हैं या नहीं? हमें जवाब दीजिए, क्योंकि आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कितना असर इस विधानसभा चुनाव कश्मीर पर होने वाला है इस बयान का? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी भी नहीं आई। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुमित साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में है। कई सालों बाद, करीब करीब 1 दशक बाद ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के मद्देनजर अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो सकती है। कौन सी राजनीतिक पार्टी वहां की सत्ता में बैठेगी? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनेगी? ये तय नहीं है। ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, तब जब चुनाव परिणाम निकल कर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दे हैं, जो बयान हैं, वो तैर रहे हैं और विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में जनता के हक की बात तो कर रही है, जनताओं को शिक्षा देने की बात कर रही है, वो टूरिज्म की बात कर रही है, वो शिक्षा की बात कर रही है, वो न्याय दिलाने की बात कर रही है। लेकिन कुछ लोग स्टेट हुड की भी बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट हुड है, जो दर्जा है, वो छिन गया है, हम उसे वापस दिलाएंगे, जिसमें कांग्रेस भी है, महबूबा मुफ्ती भी है और इसमें एनसी भी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, महबूबा मुफ्ती हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान का दखल बढ़े। बड़ी मुश्किल से यहां पर पत्थरबाजी खत्म हुई है, बड़ी मुश्किल से यहां पर आतंकवादी, उग्रवादी घटनाएं खत्म हुई हैं। लेकिन अगर इनकी सरकार आई तो वो फिर से बढ़ जाएंगे। कांग्रेस नेता विजय कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, जो बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया है, चूंकि आपके गठबंधन के साथी हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं और जनता के हिसाब से संविधान में एक व्यवस्था है कि किसी भी चीज को लेकर हमें जन अपेक्षाओं का ध्यान रखना होता है। जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार के पास ऐसे कोई अधिकार न थे, न है, न होंगे कि वो धारा 370 को खत्म कर सके। पहली बात, जब राष्ट्रीय स्तर पर इसे शुरू या खत्म करने की बात होगी तो पूरे देश की जनता से, उनसे सलाह मशवरा करके ही कोई भी डिसीजन कांग्रेस पार्टी लेगी और ये उनकी पार्टी का एक राजनीतिक अपना निर्णय है कि वो इस मुद्दे पर अपने वहां की जनता कितना साथ देती है या उनकी बातों को कितना मानती है। और ये सब उमर अब्दुल्ला ने जो अफजल गुरु को लेकर बयान दिया है कि अगर हम होते तो ये फांसी नहीं लगने देते, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, कांग्रेस की राय, क्या कांग्रेस इस बयान से सहमत है? देखिए, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार के समय में अफजल गुरु को फांसी हुई थी। पहली बात तो वो फांसी कांग्रेस ने नहीं लगाई थी, ना उमर अब्दुल्ला ने लगाई थी, ना ही उमर अब्दुल्ला से रोक पाए, ना ही कोई और पार्टी रोक सकती थी। देश के संविधान ने यह अधिकार देश की कोर्टों को दे रखा है। उमर अब्दुल्ला कुछ भी कहे या कोई और कहे, अगर कोई अतीत की बातों को लेकर कोई अपनी कुछ सोच रखता है कि वो होता तो ऐसा हो जाता, तो मैं भी कह सकता हूं कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, 2014 में मैं प्रधानमंत्री बनता, तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। तो इन बातों का क्या अर्थ है?
बड़ी सीधी सी बात है। हम आज की ही बात करेंगे। हमारा एक ही मुद्दा है कि बीजेपी दावा करती रही कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य हो चुका है, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो हमने बार बार उनसे कहा कि भाई अगर सब कुछ अच्छा है तो आपको चुनाव कराने चाहिए। और जब वहाँ चुनाव हुए तो बीजेपी ने घाटी में अपने उम्मीदवार ही नहीं उतारे। तो भाई क्यों नहीं उतारे? तो हमारे कहने का भाव ये है, जन अपेक्षाओं का जो भी पार्टी ध्यान रखेगी वो निश्चित तौर पर जनता के बीच में लोकप्रिय रहेगी। सुमित और पीर अगर- हमारे साथ मौजूद है, मैं समझ गया। सुमित पीर हमारे साथ मौजूद है। सुमित पीर, ये तो होना ही था, इस तरह के बयान आने थे। ये उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय पार्टी, जो कि कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जम्मू की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनसे आने ही थे। और निश्चित तौर पर बीजेपी से मुद्दा बनाती ही बनाती, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में है, उनके संकल्प पत्र में, उनके घोषणा पत्र में है। क्या आपको लगता है कि इस बयान के साथ, इस बयान का जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? वहां के लोगों पर इसका असर पड़ेगा? मतदाताओं पर, वोटरों पर इसका असर पड़ेगा? देखिए मनोज जी, सबसे पहले नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए आभार। मैं क्षमा चाहूंगा, पहले कुछ टेक्निकल खराबी आ गई थी जी। तो मैं शूट नहीं कर पाया। नहीं, तकनीक ही है, आ सकती है। ये देखिए, ये जो विषय है ये जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है। ये कांग्रेस का स्टैंड होगा देश के प्रति, उनके कितनी संवेदनशील विषय को लेके। ये अटैक जम्मू कश्मीर के असेंबली पे या जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, भारत के पार्लियामेंट में हुआ था और करवाने वाला था अफजल गुरु। अगर उस अफजल गुरु को देश के संविधान ने, देश के कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज राहुल गांधी के पार्टनर श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी कहते जी हम, ये तो गलत हुआ, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, फांसी नहीं देनी चाहिए। आज मैं आपके दूसरे चैनल पे था तो उनके रिपोर्टर, उनका जो स्पोक्स पर्सन था, वो कह रहा था हम तो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है जी, अगर मुसलमान को फांसी दी जाती है देश में अच्छा नहीं हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आतंकवादी हो, वो कश्मीरी हो, वो मुसलमान हो, तो आप उसको फांसी ना दे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि हमें बुरहान वानी चाहिए, हमें अफजल गुरु चाहिए, हमें तो साहब वो मौलाना मसूद अजहर चाहिए ना, ताकि IC 814 और करा सके। हम कसाब का क्या करें? कसाब भी पाकिस्तानी था, मुसलमान था, उसने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को मारा, उसे अनंत काल तक बिरयानी खिलाते रहे। इसका स्टैंड देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी केवल कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे, राहुल गांधी पूरे भारत में चुनाव लड़ रहे हैं और इस चीज का इंपैक्ट उनके पूरे भारत के चुनाव पे होने वाला है। क्या एक कश्मीर में अपने दोस्त उमर अब्दुल्ला की मूंछ बचाने के लिए वो अपने पूरे भारत के चुनाव का सुहा करेंगे? क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है? क्या कांग्रेस कहती है कि जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया उसको छोड़ दो? और मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा मनोज जी, आज राहुल गांधी जी कहते हैं जी मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दत्तात्रेय कोल मेरा गोत्र है, मैं शिव भक्त हूं, कोट के ऊपर जनेऊ और कुर्ते के ऊपर रुद्राक्ष की माला, माथे पे तुरबन, बहुत बेहतरीन। पर यहां जो उसका अलायंस पार्टनर उमर अब्दुल्ला शंकराचार्य के मंदिर को कहला कोहे सुलेमान, शंकराचार्य जी ने 15-20 हजार साल पहले उस मंदिर का निर्माण किया था। इस्लाम 1300 साल पुराना, कहता कोहे सुलेमान। हरि पर्वत के मंदिर को कहता, जो त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है, उसे कहता कोहे महाराज। तो ये दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण जो इसके अलायंस पार्टनर, एक को कहता कोहे सुलेमान, एक कहता कोहे महारान, और आज कहता है कि अफजल गुरु को फांसी दे के हमने गलती कर दी। अगर हमारे हाथ में होता भैया हम उसे छोड़ देने, मसूद अजहर बनाते ताकि एक और हाईजैकिंग हो, हम उसे छोड़ दे। फिर तो ये बोलो ना। तो आज राहुल गांधी से ये पूछिए कि फिर अजमल कसाब क्या क्या करें? उमर अब्दुल्ला से पूछिए सर अजमल कसाब क्या क्या करें? उसको भी छोड़ दें, उसको रिफाइनमेंट पे डाल दें। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो अभी 1.5 लाख वोटों से चुनाव हारा, सेपरेटिस्ट रशीद इंजीनियर से जेल में बैठे बैठे। इनके पांव के नीचे से मनोज जी जमीन निकल गई है ना, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। 1.5 लाख वोटों से चलिए एक और सवाल हमने लोगों से पूछा। आपने कई विषय उठाए, मैं चर्चा करूंगा कि विजय इसका जवाब दें। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा आपने सर्वे का कि उमर अब्दुल्ला का आतंकी अफजल गुरु पर बयान क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? ये सवाल हमने पूछा है। इस पर जो राय निकल कर आई उसमें 77% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल पहुंचाएगा, 22% लोग को कहना था कि नहीं पहुंचाएगा और 1% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP वोट के लिए पाकिस्तान समर्थित बयान देते हैं? आपकी राय क्या है? इस पर जो राय निकल कर आई उसमें 67% लोगों ने कहा कि हाँ पाकिस्तान समर्थित बयान देते हैं, 21% ने कहा ऐसा नहीं है और 12% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। विजय जी,
अक्सर इस तरह की घटना घट जाती है। कभी कभी गलती खुद से नहीं, हिट विकेट खुद से नहीं, तो आपके जो सहयोगी होते हैं, आपके जो अलायंस पार्टनर होते हैं, उनकी तरफ से ऐसा हो जाता है। अब आप छोटे से राज्य में एक छोटी सी सीटें और छोटी सी सरकार के लिए आप गठबंधन करने गए, लेकिन बीजेपी अब यही सवाल पूरे देश में पूछेगी। हर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछेंगे कि राहुल गांधी जवाब दें, राहुल गांधी बताएं कि वो इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, और अगर नहीं रखते तो फिर इनके साथ गठबंधन में क्यों हैं। अभी आम आदमी पार्टी के साथ आपने देखा कि कई बार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा तो हुआ नहीं, लोकसभा चुनाव में फ़ायदा तो हुआ नहीं, लेकिन उल्टा जो है बयान कांग्रेस के नेताओं से भी आने लगे कि हमने गलती कर दी आम आदमी पार्टी के साथ, और आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ हमको जाना चाहिए। अब वही गलती आप हरियाणा में करने जा रहे हैं अगर गठबंधन हो गया तो ये जो गठबंधन है, ये जो गठबंधन है सरकार बनाने के लिए तो हो जाता है, छोटे से राज्य को पाने के लिए तो हो जाता है, लेकिन इसका नुकसान कहीं पूरे देश में आपको ना हो जाए, जिसका जिक्र सुमित पीर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसके ऊपर भी कई उंगलियां उठेंगी। मोदी जी से भी पूछा जाएगा कि देश को जलाने की बात करने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से आपने समझौता क्यों किया था और उनके साथ गठबंधन करके वहां पर सरकार क्यों चलाई थी जम्मू कश्मीर में। पहली बात। नहीं, भुगत चुके हैं इसलिए तो आपको सलाह दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, हम आपकी सलाह का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही मानना है कि देश में कहीं भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए, और अपने दम पर ही हम मजबूत हैं हर जगह लड़ने के लिए। लेकिन बात यह है कि जिन मोदी जी के लिए ये कहते थे भाजपा वाले के एक अकेला मोदी सब पर भारी, उनको भी लगी हुई है गठबंधन की बीमारी। 38 दलों के साथ गठबंधन करके बैठे हैं, 2 दल छोड़कर भाग चुके हैं। तो भाई कई बार गठबंधन का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाना पड़ता है, तो ये परिस्थितियों की बात है निश्चित तौर पर। लेकिन हम देश की जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि कांग्रेस शासन में कभी भी किसी गरीब के साथ, किसी भी कमजोर वर्ग के साथ, किसी के साथ कोई अन्याय हमने नहीं होने दिया। समाज की 36 बिरादरियों का विकास हमारे शासन में हुआ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमने किए, गोवा का विलय हमारे समय में हुआ। कोई भी राजनीतिक पार्टी, विजय जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में, कोई भी राजनेता ये दावा नहीं कर सकता है अगर उसकी किसी भी राज्य में सरकार है, यकीन मानिए नहीं दावा कर सकता है। ये जुमले अच्छे लगते हैं, ये घोषणा पत्र में ये तमाम सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ये दावा नहीं कर सकता, क्योंकि समाज की अपनी एक व्यवस्था है, मानवीय स्वभाव है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं, हाँ, उस घटना के बाद आप प्रयास करो कि ये चीज़ें ना हो, सरकारें प्रयास भी करती हैं, राजनेता, लेकिन दावा नहीं कर सकते कि 36 बिरादरियों के साथ आपने मिलकर एकदम राम राज्य ला दिया। अगर ऐसा होता तो फिर छत्तीसगढ़ में नहीं आ जाता, हिमाचल में नहीं आ गया होता, कई जगह आपकी सरकारें। नहीं, अब इसका जवाब दे दूं मैं, दे दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काम हमारी पार्टी ने हमेशा की है, लेकिन विरोधी पार्टियों के एजेंडे, उनके प्रोपेगेंडा, उनकी साजिशों का शिकार होकर हमें नुकसान उठाना पड़ा। हम मोदी जी के जुमलों में बह गए थे 2014 के अंदर, हमें नुकसान हुआ। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लाखों करोड़ विदेशों से लाएंगे, भारत को सोने की चिड़िया बना देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। और मोदी जी ने जो वादे किए उनके उलट काम किया। विदेशों में काला धन बढ़ गया, बड़े बड़े पूंजीपति देश को छोड़कर भाग रहे हैं, लाखों लोग हर साल इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। बेरोजगारी का इतना भयानक आलम है कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी सरकार द्वारा जनता से 2014 से आप यही बात कर रहे हैं विजय जी, और अभी तक जो देश की जनता है ना, वो देश की जनता अभी तक नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है, तीसरी बार सत्ता में लेके आ गई। वो हमारी पार्टी की कमी है। सुने मेरी बात, हमारी पार्टी को कम से कम आपने स्वीकारा तो सच्चाई है। हम 2014 में भी क्यों हारते अगर हमारी कमियां ना होती तो। सुमित पीर कुछ कह रहे थे। मैं सबसे पहले एक बात बताऊं मेरे मित्र कौशिक जी को। देखिए कौशिक जी, जो जीत होती है ना वो वोट से होती है। अगर जुमलों से जीते जाते तो आपने तो बताया था ना, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम देखते हैं, आप रह गए।
हम गरीबी हटाएंगे, हम देश को बढ़ाएंगे। ये आपके नेताओं के जुमले थे। 65 साल से गरीबी को हटाने का प्रयास कर रहे थे। अगर आप अंकों पे बात करना चाहते हो तो मैं अंकों पे बात करूं, अगर आप पीडीपी पे बात करना चाहते हो तो पहले पीडीपी का आपको जवाब दूं। पीडीपी के साथ टाइप किया था, पीस को एक चांस देना था, पर उस टाइप को लात मार दी, सत्ता को छोड़ दिया। महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, उसकी औकात इतनी हो है कि आज वो चुनाव लड़ने तक से घबरा रही है। उसको बता दिया तिरंगे का अपमान करने वालों की क्या दिशा और दशा होती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है महबूबा मुफ्ती। पहली बात आप देखिए। दूसरी बात, यहां सत्ता तिरंगे से ऊपर नहीं है, सत्ता संविधान से ऊपर नहीं है, सत्ता से ऊपर कुछ नहीं है। अब आप कुछ आंकड़ों पे बात करें कौशिक जी, क्योंकि आप कहते हैं जी बेरोजगारी है, ये है, ये 670 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जब यूपीए था 200 बिलियन से कम था। 11वीं नंबर की इकोनॉमी थी, आज लगभग तीसरी नंबर की इकोनॉमी है। पीपीपी बाई जीडीपी 5वीं नंबर की है। हाइड्रोकार्बन्स में नंबर 4 हो गए दुनिया में। हम स्पेस इंडस्ट्री में नंबर 4 हो गए। सेकंड हाईएस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट चाइना के बाद इंडिया में आ गया। ठीक है जी। हमारा गोल्ड का रिजर्व 7वां हो गया दुनिया में, जो 12वें नंबर पे था। हमारा एक्सपोर्ट 770 बिलियन डॉलर हो गया, जो 100 बिलियन डॉलर होता था। ठीक है जी। हमारे बैंक्स की बात करें, आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हमारे भी श्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, हमारे बैंक्स की दिशा यह थी कौशिक जी, 80,000 करोड़ का घाटा, 14.5% एनपीए, वही बैंक। और आज उन बैंकों की हालत यह 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट और 4.5% का एनपीए 14.5% से आ गया है। सबसे बड़ा चुनाव किया, 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया। प्रोडक्शन बड़ी लंबी फहरिस्त है सुमित पीर साहब, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और मैं नहीं चाहता कि जो हमारे मित्र हैं विजय कौशिक साहब, मैं नहीं चाहता, कौशिक साहब वैसे भी थक गए, पिछले 2014 से लगातार इन सवालों का जवाब दे रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि वो और ज़्यादा थके, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं सभी का जो इस पर चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहे। लेकिन अभी आने वाले समय में और ऐसे बयान होंगे और उन बयानों के मद्देनज़र उस पर राजनीति भी होगी और वो बयान और राजनीति आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।